6 साल पहले जब आर्यन ने अपने गांव किशनपुर की धूल भरी सड़कों को छोड़ा था, तब उसकी आंखों में दिल्ली के बड़े सपने थे। आज वह उसी रास्ते पर एक कामयाब डॉक्टर बनकर लौट रहा था। दिल्ली की चकाचौंध और मेडिकल कॉलेज की आधुनिक दुनिया ने उसके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया था। उसके बदन पर महंगे विदेशी कपड़े थे और हाथ में इटालियन लेदर का एक शानदार बैग था। गांव की वही पुरानी और कच्ची सड़कें आज उसे बहुत अजीब लग रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी सदी में आ गया हो। बस का सफर खत्म होने के बाद आर्यन जब नीचे उतरा तो गांव की गर्म हवा ने उसका स्वागत किया। चारों तरफ सूखे खेत और थके हुए चेहरों वाले किसान दिखाई दे रहे थे। आर्यन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो उसकी कामयाबी के अहंकार को दर्शा रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज उसकी मां राधा उसे इस रूप में देखकर कितनी गर्वित होगी। उसे यकीन था कि उसकी मां पूरे गांव में घूम घूम कर अपने डॉक्टर बेटे की सफलता के किस्से सुना रही होगी। वह जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। बचपन के वो दिन आर्यन की आंखों के सामने तैरने लगे जब उसकी मां उसे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। राधा ने हमेशा अपने बेटे को एक बड़ा आदमी बनाने का सपना देखा था। आर्यन को याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे शहर भेजने के लिए अपने आखिरी गहने तक बेच दिए थे। लेकिन शहर की रंगीन दुनिया में खोकर आर्यन इन सभी बातों को लगभग भूल ही चुका था। इन 6 सालों में उसने कभी अपनी मां से मिलने की कोशिश नहीं की। वह बस अपने करियर और खुद को बेहतर बनाने की दौड़ में भागता रहा। जैसे जैसे आर्यन अपने पुराने पुश्तैनी घर की तरफ कदम बढ़ा रहा था, उसके अंदर की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उसे उम्मीद थी कि घर के दरवाजे पर उसकी मां उसी पुरानी सूती साड़ी में उसका इंतजार कर रही होगी। रास्ते में कुछ पुराने ग्रामीण उसे घूर घूर कर देख रहे थे, लेकिन आर्यन ने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह अपनी ही दुनिया में मग्न था। वह सोच रहा था कि अब वह अपनी मां को इस छोटे से गांव से निकालकर दिल्ली के एक शानदार फ्लैट में ले जाएगा, जहां उसे हर सुख सुविधा मिलेगी। आखिरकार आर्यन अपने बचपन के उस घर के सामने पहुंच गया, जहां की हर ईंट से उसकी यादें जुड़ी थीं। लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर का रंग रूप पूरी तरह से बदल चुका था और बाहर गांव के सबसे क्रूर जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के गुंडे पहरा दे रहे थे। घर के आंगन में एक महंगी गाड़ी खड़ी थी और वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। आर्यन घबराहट और गुस्से के साथ आगे बढ़ा और उसने दरवाजे पर खाए एक आदमी से अपनी मां राधा के बारे में पूछा। उस आदमी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखा और फिर एक बहुत ही भद्दी सी हंसी हंसते हुए बोला कि वह घर अब ठाकुर बलवंत सिंह की संपत्ति है। आर्यन के कानों पर जैसे किसी ने गर्म सीसा डाल दिया हो। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। यह कैसे संभव हो सकता था? यह घर तो उसके पिता की आखिरी निशानी थी, जिसे उसकी मां अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। बिना कुछ सोचे समझे आर्यन ने पास से गुजर रहे एक बूढ़े किसान का हाथ पकड़ लिया और अपनी मां का पता पूछने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति ने आर्यन को पहचाना और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती हुई आवाज में बताया कि राधा बहुत पहले ही यह घर छोड़ चुकी है और अब गांव के बाहर जंगल के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती है। यह सुनकर आर्यन के दिल में एक तेज दर्द उठा। उसका कीमती लेदर का बैग उसके हाथों से फिसलकर मिट्टी में गिर पड़ा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। गांव की पगडंडियों पर दौड़ता हुआ आर्यन उस दिशा की तरफ भागा जो बूढ़े व्यक्ति ने बताई थी। उसके महंगे जूते कीचड़ और पत्थरों से टकराकर खराब हो रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ अपनी मां पर था। दिल्ली की वह सारी शान, ओ शौकत, उसका अहंकार और उसकी बड़ी बड़ी डिग्रियां इस वक्त उसे बेमानी लग रही थीं। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर उसकी मां ने यह घर क्यों छोड़ा? ठाकुर बलवंत सिंह ने ऐसा क्या किया कि उसकी मां को गांव के बाहर एक झोपड़ी में शरण लेनी पड़ी? तेज धूप और गर्मी की वजह से आर्यन का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था।
सांसें फूल रही थीं और सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। रास्ते में मिलने वाले कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। गांव का यह हिस्सा बिल्कुल वीरान था। यहां न तो पीने के लिए साफ पानी था और न ही किसी इंसान का नामो निशान। आर्यन को अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने इन 6 सालों में अपनी मां की असलियत जानने की कोशिश क्यों नहीं की। दूर से उसे एक जर्जर और घास फूस से बनी झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी किसी भी वक्त तेज हवा के झोंके से गिर सकती थी। उसके चारों तरफ गंदगी और सूखापन था। आर्यन के कदम भारी होने लगे। उसे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक अजीब सा डर उसके दिल में बैठ गया था। क्या सच में उसकी मां जैसी स्वाभिमानी औरत इस गंदी और छोटी सी झोपड़ी में रह सकती है? उसने एक गहरी सांस ली और कांपते हाथों से उस झोपड़ी के पुराने और टूटे हुए बांस के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। झोपड़ी के अंदर का नजारा इतना भयानक था कि आर्यन की रूह कांप गई। अंदर घुप अंधेरा था और सीलन की बदबू आ रही थी। एक कोने में सूखी घास और फटे हुए कपड़ों का एक बिस्तर बना हुआ था। उस बिस्तर पर एक कंकाल जैसा शरीर लेटा हुआ था। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। वह उस शरीर को पहचानने की कोशिश कर रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उस कमजोर शरीर से एक तेज और दर्दनाक खांसी की आवाज आई। वह कोई और नहीं, उसकी जन्मदात्री मां राधा थी। आर्यन अपने घुटनों के बल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। राधा की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह महीनों से भूखी हो। उसकी त्वचा हड्डियों से चिपक गई थी और चेहरे पर झुर्रियों का जाल बिछा हुआ था। वह औरत जो कभी पूरे गांव में अपनी सुंदरता और मजबूती के लिए जानी जाती थी, आज मौत के दरवाजे पर खड़ी थी। आर्यन ने कांपते हुए हाथों से अपनी मां का माथा छुआ। उसका शरीर आग की तरह तप रहा था और सांसें उखड़ रही थीं। राधा ने बड़ी मुश्किल से अपनी कमजोर और धंसी हुई आंखें खोलीं। धुंधली नजरों से उसने अपने सामने एक सजे धजे नौजवान को रोते हुए देखा। जब उसे एहसास हुआ कि वह उसका अपना बेटा आर्यन है, तो उसके सूखे होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन तभी उसे फिर से खांसी का एक भयानक दौरा पड़ा। इस बार जब उसने खांसा तो उसके मुंह से ताजा खून निकलकर उसके फटे हुए कपड़ों पर गिर गया। यह देखकर आर्यन की चीख निकल गई। एक डॉक्टर होने के नाते वह इस बीमारी को पहचानता था। यह तपेदिक यानी टीबी का सबसे खतरनाक चरण था। आर्यन को खुद पर इतनी नफरत महसूस हुई जितनी उसे जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। वह दुनिया भर के लोगों का इलाज करने का दावा करता था, लेकिन अपनी ही मां को इस भयानक बीमारी से तिल कर मरते हुए नहीं देख पाया। उसने राधा का सिर अपनी गोद में रख लिया और पागलों की तरह रोने लगा। वह बार बार अपनी मां से माफी मांग रहा था। राधा ने अपने कांपते हुए और खून से सने हाथ को आर्यन के चेहरे पर रखा और उसके आंसू पोंछने की कोशिश की। तू आ गया मेरे लाल। मैंने कहा था ना कि मेरा आर्यन एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर लौटेगा। राधा ने बहुत ही धीमी और टूटती हुई आवाज में कहा। इन शब्दों ने आर्यन के दिल को छलनी कर दिया। मां की इस हालत के लिए वह खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसने दिल्ली में जो भी ऐशो आराम भोगे थे, वो सब उसकी मां के खून और पसीने से खरीदे गए थे। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी सारी मेडिकल पढ़ाई इस वक्त उसे बेकार और छोटी लग रही थी। झोपड़ी में न तो कोई दवाई थी, न साफ पानी और न ही खाने का कोई सामान। सिर्फ एक पुराना मिट्टी का घड़ा रखा था जिसमें थोड़ा सा गंदा पानी बचा था। आर्यन अपनी मां को इस नरक से तुरंत बाहर निकालना चाहता था। उसने राधा को अपनी बाहों में उठाने की कोशिश की, लेकिन राधा ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वह सिर्फ अपने बेटे को एक आखिरी बार देखना चाहती थी और उसकी यह मुराद भगवान ने पूरी कर दी है। आर्यन फूट फूट कर रो रहा था। मां, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं एक डॉक्टर हूं। मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। हम यहां से दूर चले जाएंगे। आर्यन ने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा।
लेकिन राधा की आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसके शरीर की ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तभी झोपड़ी के बाहर कुछ लोगों के पैरों की आहट सुनाई दी। आर्यन ने मुड़कर देखा तो दरवाजे पर मीरा खड़ी थी। मीरा वही लड़की थी जिसके साथ आर्यन बचपन में खेलता था और जो अब गांव के स्कूल में शिक्षिका बन चुकी थी। मीरा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर आर्यन के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। वह आर्यन की तरफ आगे बढ़ी और उसने आर्यन के महंगे कपड़ों को देखकर एक ताना मारा। मीरा ने आर्यन से कहा कि उसे अब इस झोपड़ी में आने की क्या जरूरत थी, जब वह अपनी मां को मरने के लिए यहां छोड़ चुका था। मीरा के शब्द तीर की तरह आर्यन के सीने में चुभ रहे थे। आर्यन के पास मीरा की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ अपनी गलती पर पछता रहा था। आर्यन ने हाथ जोड़कर मीरा से पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ, उसकी मां की यह हालत किसने की और उनका पुश्तैनी घर ठाकुर बलवंत सिंह के पास कैसे चला गया। मीरा ने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उस भयानक सच्चाई से पर्दा उठाना शुरू किया जिसे आर्यन पिछले 6 सालों से नहीं जानता था। मीरा ने बताया कि आर्यन की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए राधा को किस किस तरह की यातनाएं सहनी पड़ी थीं। यह सच्चाई आर्यन के अस्तित्व को पूरी तरह से हिला देने वाली थी। दिल्ली के बड़े कॉलेज की फीस और आर्यन के शहर के महंगे खर्चों को पूरा करने के लिए राधा ने दिन रात एक कर दिया था। जब उसकी छोटी सी खेती से काम नहीं चला तो उसने ठाकुर बलवंत सिंह से कर्ज लेना शुरू कर दिया। ठाकुर ने अपनी चालाकी से कर्ज के कागजों में बहुत ज्यादा ब्याज दर लिख दी थी। राधा एक अनपढ़ महिला थी। वह ठाकुर के इस धोखे को समझ नहीं पाई। उसने सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के लिए उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया था। आर्यन यह सब सुनकर सुन्न पड़ गया था। धीरे धीरे कर्ज इतना ज्यादा बढ़ गया कि राधा उसे चुकाने में पूरी तरह से असमर्थ हो गई। तब क्रूर ठाकुर बलवंत सिंह ने मौका देखकर राधा के घर और जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। आर्यन को याद आया कि उसने जब भी अपनी मां को खत लिखा था, उसने हमेशा यही पूछा था कि क्या उसे और पैसों की जरूरत है। राधा हमेशा उसे पैसे भेजती रही। उसने कभी आर्यन को अपनी तकलीफ नहीं बताई। आर्यन अपनी ही दुनिया में इतना मगन था कि उसने अपनी मां की खामोशी पीछे का दर्द कभी महसूस नहीं किया। घर छिन जाने के बाद राधा बेघर हो गई। पूरे गांव में कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो ठाकुर की मर्जी के खिलाफ जाकर राधा को अपने घर में पनाह दे सके। इसलिए राधा को गांव के बाहर इस खौफनाक जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहना पड़ा। मीरा ने आर्यन को बताया कि राधा ने कई दिनों तक भूखे रहकर आर्यन के लिए पैसे बचाए थे। वह खुद एक वक्त का खाना खाती थी और बाकी पैसे दिल्ली भेज देती थी ताकि उसका बेटा किसी भी चीज के लिए दूसरों के सामने हाथ न फैलाए। लेकिन ठाकुर का जुल्म यहीं खत्म नहीं हुआ था। जब राधा के पास कर्ज चुकाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा तो ठाकुर ने उसे अपना बंधुआ मजदूर बना लिया। जिस राधा ने कभी अपने घर से बाहर निकलकर किसी के खेतों में काम नहीं किया था, उसे ठाकुर के खेतों में चिलचिलाती धूप में गधों की तरह काम करना पड़ा। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पिता के मरने के बाद जिस मां ने उसे महारानी की तरह पाला था, उसे एक मामूली मजदूर की तरह खेतों में मिट्टी छाननी पड़ी। खेतों में लगातार काम करने, कुपोषण और खराब मौसम की वजह से राधा को टीबी जैसी खतरनाक बीमारी ने जकड़ लिया। जब वह बीमार पड़ी और काम करने लायक नहीं रही तो ठाकुर ने उसे बिना किसी दया के खेत से निकाल दिया। उसके पास इलाज के लिए 1 रुपया भी नहीं था। मीरा ने कई बार गांव के वैद्य को बुलाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुफ्त में इलाज नहीं किया। आर्यन की आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उसकी मेडिकल की डिग्री उसे एक श्राप की तरह लगने लगी थी। आर्यन ने अपनी मां के पैरों को जोर से पकड़ लिया और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। उसने चीखते हुए कहा कि वह एक पापी है जिसने अपनी मां की जिंदगी तबाह कर दी। उसकी कामयाबी की नींव उसकी मां की हड्डियों पर रखी गई थी। उसे अपनी उस दिल्ली की जिंदगी से नफरत होने लगी जहां वह दोस्तों के साथ पार्टियों में हजारों रुपए उड़ा देता था, जबकि यहां उसकी जन्मदात्री एक एक निवाले के लिए तरस रही थी।
आर्यन का दिल अपराधबोध की आग में बुरी तरह से जल रहा था। राधा ने अपने कमजोर हाथों से आर्यन को अपनी ओर खींचा। उसके चेहरे पर अभी भी अपने बेटे के लिए असीम प्यार और क्षमा थी। उसने बहुत ही मुश्किल से कहा कि उसे आर्यन से कोई शिकायत नहीं है, उसका सपना पूरा हो गया है और उसका बेटा अब एक डॉक्टर है। यह है सुनकर आर्यन पूरी तरह से टूट गया। उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से निकलकर चीख रही थी। उसने कसम खाई कि वह अपनी मां को मरने नहीं देगा, चाहे इसके लिए उसे यमराज से ही क्यों न लड़ना पड़े। मीरा की आंखों से बहते आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने आर्यन को झकझोरते हुए कहा कि उसे अपनी मां की इस हालत का पूरा सच जानना ही होगा। 6 साल पहले जब आर्यन दिल्ली गया था, तब उसके सपने आसमान छू रहे थे, लेकिन उन सपनों की कीमत इस गरीब मां ने अपनी रूह बेचकर चुकाई थी। जब भी आर्यन का खत आता और उसमें पैसों की मांग होती, तो राधा की रातों की नींद उड़ जाती थी। वह पागलों की तरह गांव में काम ढूंढती थी ताकि अपने बेटे को खुश रख सके। आर्यन को याद आया कि कैसे उसने एक बार कॉलेज के टूर पर जाने के लिए अपनी मां से 10,000 रुपए मांगे थे। उसने झूठ कहा था कि यह टूर उसकी पढ़ाई का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। उस वक्त राधा के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मीरा ने बताया कि उस दिन राधा ने अपने बचे हुए आखिरी 2 चांदी के कंगन भी सर्राफ को आधी कीमत पर बेच दिए थे। वह कंगन राधा के मायके की आखिरी निशानी थे, जिसे उसने आर्यन की शादी के लिए बहुत ही सहेज कर रखा था। जब घर के सारे गहने और बर्तन बिक गए, तब राधा के पास ठाकुर बलवंत सिंह के पास जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। ठाकुर गांव का सबसे जालिम और अयाश आदमी था, जो गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत अच्छी तरह जानता था। उसने राधा को कर्ज तो दे दिया, लेकिन बदले में एक ऐसे सादे कागज पर उसका अंगूठा लगवा लिया जिसने राधा की जिंदगी को नर्क बना दिया। राधा अब सिर्फ एक कर्जदार नहीं थी, बल्कि वह ठाकुर की जागीर का एक हिस्सा बन चुकी थी। अंगूठा लगाने के अगले ही दिन से ठाकुर के आदमियों ने राधा को बंधुआ मजदूर की तरह खटाना शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलने से पहले राधा को ठाकुर की हवेली पहुंचना पड़ता था और रात गए तक जानवरों की तरह काम करना पड़ता था। हवेली का सारा गोबर उठाना, दर्जनों गाय भैंसों को नहलाना और मीलों दूर से सिर पर भारी मटके रखकर पानी लाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। आर्यन यह सब सुनकर अपनी आंखें बंद कर रहा था, क्योंकि वह अपनी मां के इस भयानक संघर्ष की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। एक बार जब राधा काम करते करते थकान के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी, तो ठाकुर ने उस पर पानी फेंककर उसे जगाया और गालियां दी। उसने पूरी हवेली के सामने राधा को अपमानित किया और कहा कि अगर वह काम नहीं कर सकती तो उसका बेटा दिल्ली में नवाबों की तरह क्यों रह रहा है। ठाकुर के शब्द राधा के कलेजे को चीर देते थे, लेकिन वह अपने बेटे के भविष्य के लिए खून का घूंट पीकर रह जाती थी। वह चुपचाप उठती और फिर से उस भारी काम में जुट जाती थी। आर्यन ने रोते हुए मीरा से पूछा कि जब यहां इतना सब कुछ हो रहा था, तो उसे जो खत मिलते थे उनमें सब कुछ ठीक होने की बात क्यों लिखी होती थी। मीरा ने भारी मन से बताया कि वे सारे खत उसी ने लिखे थे। राधा हर महीने मीरा के पास आती थी और उससे झूठ लिखने के लिए कहती थी। राधा मीरा से कहती थी कि वह लिखे कि गांव में बारिश बहुत अच्छी हुई है, फसल बहुत बढ़िया है और राधा घर में बहुत खुश और स्वस्थ है। मीरा ने आर्यन को बताया कि वह राधा को यह झूठ बोलने से मना करती थी, लेकिन राधा उसके पैरों में गिरकर रोने लगती थी। राधा का कहना था कि अगर आर्यन को उसकी असली हालत का पता चल गया, तो वह अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस गांव आ जाएगा और उसका डॉक्टर बनने का सपना टूट जाएगा। एक अनपढ़ मां की यह बेइंतहा मोहब्बत और बलिदान आर्यन के दिल को आरी की तरह काट रहा था। उसने अपनी मां की झूठी खुशी को सच मानकर कभी पीछे मुड़कर देखने की जहमत ही नहीं उठाई थी। मीरा ने झोपड़ी के एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। वहां मिट्टी और जालों से सना हुआ एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मीरा ने कहा कि आर्यन के सारे सवालों का जवाब और उसकी मां की असली वसीयत उसी संदूक के अंदर बंद है। आर्यन कांपते कदमों से उस कांपते बंद राह के एक अंधेरे कोने की तरफ संदूक की तरफ बढ़ा।
उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि वह उस संदूक का जंग लगा हुआ कुंडा ठीक से खोल भी नहीं पा रहा था। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर उस पुराने संदूक का ढक्कन खोला। संदूक के अंदर से सीलन और पुराने पसीने की एक अजीब सी गंध आई। सबसे ऊपर एक पुरानी सूती साड़ी रखी थी, जो कई जगह से फटी हुई थी और उस पर पैबंद लगे थे। यह वही साड़ी थी जिसे पहनकर राधा ने आर्यन को विदा किया था। आर्यन ने जब उस साड़ी को हटाया तो उसके नीचे आर्यन के बचपन के कुछ टूटे हुए खिलौने और उसकी पुरानी स्कूल की किताबें बहुत ही सलीके से रखी हुई थीं। यह देखकर आर्यन के आंसुओं का बांध एक बार फिर से टूट गया। उन पुरानी यादों के नीचे एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा था। आर्यन ने जब उस थैले को खोला तो उसमें पोस्ट ऑफिस की मनी ऑर्डर की दर्जनों रसीदें भरी हुई थीं। ये वो रसीदें थीं जो इस बात का सबूत थीं कि राधा ने हर महीने आर्यन को पैसे भेजे थे। लेकिन आर्यन का ध्यान उन रसीदों पर लगे हुए अजीब से गहरे लाल और भूरे धब्बों पर गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह धब्बे कुछ और नहीं बल्कि उसकी मां के सूखे हुए खून और पसीने के निशान थे। मीरा ने आर्यन को रोते हुए बताया कि कई बार खेतों में काम करते हुए राधा के हाथों में गहरे घाव हो जाते थे। दरांती से उंगलियां कट जाती थीं और खून बहने लगता था। लेकिन वह उसी खून से सने हाथों से पोस्ट ऑफिस जाती थी और आर्यन के लिए पैसे भेजती थी। वह पोस्टमास्टर से मिन्नतें करती थी कि पैसे जल्दी पहुंच जाएं, ताकि उसके बेटे को शहर में कोई तकलीफ न हो। उन रसीदों पर लगा खून आर्यन की आत्मा पर लगे एक ऐसे कलंक की तरह था जो कभी नहीं धुल सकता था। आर्यन के दिमाग में वो सारी तस्वीरें फिल्म की तरह चलने लगीं कि उसने उन पैसों का क्या किया था। एक रसीद की तारीख देखकर उसे याद आया कि उस महीने उसने अपने लिए एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा था, ताकि वह अपने अमीर दोस्तों के बीच शर्मिंदा न हो। वह फोन आज उसकी जेब में रखा हुआ था, लेकिन उसे वह एक जलते हुए कोयले के समान महसूस हो रहा था। उसने अपनी मां के खून से अपनी झूठी शान खरीदी थी। यह सोचकर आर्यन को खुद से घिन आने लगी। एक दूसरी रसीद देखकर आर्यन को याद आया कि उस वक्त उसने अपने दोस्तों के साथ एक शानदार रेस्टोरेंट में पार्टी की थी। उसने उस रात अपनी मां के भेजे हुए पैसों से महंगे पकवान खाए थे और शराब पी थी, जबकि उसी रात उसकी मां इस झोपड़ी में भूख से तड़प रही होगी और दर्द से कराह रही होगी। आर्यन ने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगा। वह खुद को दुनिया का सबसे नीच और स्वार्थी इंसान मान रहा था, जिसे अपने परिवार का दर्द कभी दिखाई नहीं दिया। मीरा ने आगे बताया कि लगातार भूखे रहने और ठाकुर के खेतों में कड़ी मेहनत करने की वजह से राधा को लगातार खांसी रहने लगी थी। शुरू में उसने इसे आम खांसी समझकर नजरअंदाज कर दिया और किसी वैद्य को नहीं दिखाया, क्योंकि वह एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी। जब खांसी में खून आने लगा तब भी उसने ये बात किसी को नहीं बताई। वह अपने फटे हुए पल्लू से खून पोंछ लेती थी और फिर से काम में लग जाती थी, ताकि आर्यन की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। बीमारी जब बहुत ज्यादा बढ़ गई और राधा खेतों में काम करने लायक नहीं रही, तो ठाकुर बलवंत सिंह का असली राक्षसी रूप सामने आ गया। उसने राधा को धक्के मारकर अपनी जमीन से बाहर निकाल दिया और कहा कि अब वह किसी काम की नहीं बची है। ठाकुर ने बेरहमी से कहा कि बीमार और मरती हुई औरतें उसके खेतों को अपवित्र कर देंगी। इसके बाद ही राधा को गांव के बाहर इस वीरान जगह पर यह झोपड़ी बनानी पड़ी। तब से वह इसी अंधेरे में अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। गांव के लोग ठाकुर बलवंत सिंह से इतना डरते थे कि किसी ने भी राधा की मदद करने की हिम्मत नहीं की। अगर कोई चुपके से राधा को खाना या पानी देने की कोशिश करता तो ठाकुर के गुंडे उसे बुरी तरह पीटते थे। मीरा ही कभी कभी छुपकर रात के अंधेरे में राधा के लिए थोड़ी बहुत जड़ी बूटियां और खाना ले आती थी, लेकिन टीबी जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज इन मामूली जड़ी बूटियों से संभव नहीं था। राधा दिन प्रतिदिन मौत के करीब जा रही थी और उसका शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आर्यन ने अपने महंगे लेदर के बैग की तरफ देखा, जो अब झोपड़ी की मिट्टी में पड़ा था। उस बैग के अंदर उसकी एमबीबीएस की वह डिग्री रखी थी, जिस पर उसे बहुत गर्व था।
लेकिन आज वह कागज का टुकड़ा उसे अपनी मां के मौत का फरमान लग रहा था। उसने वह डिग्री हासिल करने के लिए 6 साल तक मेडिकल की किताबें चाटी थीं, लेकिन वह जिंदगी की सबसे बड़ी किताब यानी अपनी मां के बलिदान को पढ़ने में पूरी तरह से नाकाम रहा था। उसका सारा ज्ञान आज उसके सामने अर्थहीन हो गया था। आर्यन को अचानक अपने बचपन में सुनी हुई कर्मों की कहानियां याद आने लगीं। उसकी मां हमेशा कहती थी कि इंसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है। आर्यन को लगा कि उसने अपनी मां के साथ जो बेरुखी और लापरवाही बरती है, ये उसी का पाप है जो आज उसे इस रूप में मिल रहा है। भगवान ने उसे एक बहुत बड़ा डॉक्टर तो बना दिया, लेकिन साथ ही उसे यह सजा भी दी कि वह अपनी ही मां को इस तड़पते हुए हाल में देखने के लिए मजबूर हो गया। झोपड़ी के उस घुप अंधेरे में आर्यन के अंदर एक भयानक आग जलने लगी। यह आग पछतावे, गुस्से और नफरत की थी। उसे ठाकुर बलवंत सिंह पर जितना गुस्सा आ रहा था, उससे कहीं ज्यादा नफरत उसे खुद से हो रही थी। वह एक कायर बेटा साबित हुआ था, जिसने अपनी मां को भेड़ियों के सामने अकेला छोड़ दिया था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और उस दर्द को महसूस करने की कोशिश की जो उसकी मां ने पिछले 6 सालों में हर दिन, हर पल और हर सांस के साथ झेला था। आर्यन अब वह अहंकारी और घमंडी डॉक्टर नहीं रह गया था जो कुछ घंटे पहले बस से उतरा था। दिल्ली का वह कृत्रिम आवरण अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। उसके अंदर का वह असली बेटा जाग उठा था जो अपनी मां के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था। उसने अपनी मां के सूखे और ठंडे हाथों को अपने हाथों में लिया और उन्हें चूमने लगा। आर्यन के गर्म आंसू राधा के हाथों पर गिर रहे थे, जैसे वह अपने आंसुओं से अपनी मां के सारे घावों को धोने की कोशिश कर रहा हो। आर्यन ने अपनी सोई हुई मां के माथे पर हाथ रखा और अपने आप से एक खामोश कसम खाई। उसने तय किया कि वह अपनी मां को इस हालत में मरने नहीं देगा। वह अपने सारे मेडिकल ज्ञान, अपनी सारी ताकत और अपनी पूरी जिंदगी अपनी मां को बचाने में लगा देगा। और अगर वह अपनी मां को नहीं बचा पाया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। यह केवल एक डॉक्टर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक पापी बेटे के प्रायश्चित की सबसे बड़ी और सबसे कठिन परीक्षा थी। इसके साथ ही आर्यन के दिल में ठाकुर बलवंत सिंह के लिए एक ऐसा खौफनाक गुस्सा पैदा हो रहा था जो शायद पूरे किशनपुर गांव को जलाकर राख कर सकता था। जिस ठाकुर ने उसकी मां को एक जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर किया था, आर्यन उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। लेकिन आर्यन जानता था कि अभी बदला लेने का वक्त नहीं है। अभी सबसे पहली प्राथमिकता उसकी मां की जान बचाना है। ठाकुर से हिसाब तो वह बाद में एक एक पाई जोड़कर चुकता करेगा। आर्यन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारी और उसे झोपड़ी के एक कोने में फेंक दिया। उसने अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और अपने लेदर बैग को खोला। बैग के अंदर रखा उसका स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर नापने की मशीन और कुछ जरूरी दवाइयां चमक रही थीं। आर्यन ने बिना एक पल गंवाए अपनी मां का चेकअप करना शुरू कर दिया। मीरा खामोशी से खड़ी यह सब देख रही थी। उसे आर्यन की आंखों में अब एक ऐसा पागलपन दिख रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन ने अपना स्टेथोस्कोप राधा के सीने पर लगाया। राधा की सांसों की आवाज बहुत भयानक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया हो और वह डूब रही हो। आर्यन का मेडिकल दिमाग तेजी से काम करने लगा। वह समझ गया कि राधा की हालत बहुत नाजुक है और उसे तुरंत एंटीबायोटिक और ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन इस जंगल और टूटी झोपड़ी में ऑक्सीजन कहां से आती? आर्यन को अब कुछ ऐसे तरीके आजमाने थे जो उसने किताबों में नहीं पढ़े थे, बल्कि अपनी सूझबूझ से निकालने थे। आर्यन ने मीरा की तरफ मुड़कर देखा और बहुत ही मजबूत आवाज में कहा कि उसे उसकी मदद चाहिए। मीरा जो कुछ देर पहले तक आर्यन से नफरत कर रही थी, अब उसकी आंखों में सच्चाई और अपनी मां को बचाने की तड़प देखकर पिघल गई थी। आर्यन ने मीरा से कहा कि वह गांव में जाए और जितना हो सके उतना साफ पानी उबाल कर लाए। इसके अलावा उसे कुछ साफ कपड़े और लकड़ियों की जरूरत थी ताकि झोपड़ी में रोशनी और गर्माहट पैदा की जा सके। राधा का शरीर बहुत ठंडा पड़ चुका था। मीरा ने बिना कोई सवाल किए हामी भर दी
और तुरंत झोपड़ी से बाहर निकल गई। आर्यन अब झोपड़ी में अपनी मां के साथ अकेला था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा और उसने राधा का सिर अपनी गोद में रख लिया। वह लगातार राधा से बातें कर रहा था ताकि वह अपनी होश न खो दे। वह अपनी मां को बचपन की वो बातें याद दिला रहा था जब वे दोनों बहुत खुश रहते थे। आर्यन की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो किसी भी पत्थर दिल इंसान को रुला सकता था। मां, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुमने मुझे जिंदगी दी है। तुमने मुझे इस काबिल बनाया है। अब मेरी बारी है तुम्हें वो सब कुछ देने की जिसकी तुम हकदार हो। तुम्हें मेरे लिए जीना ही होगा मां। आर्यन रोते हुए बुदबुदा रहा था। राधा कुछ बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी बंद आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। शायद वह अपने बेटे की पुकार सुन रही थी और उसके अंदर भी जीने की एक छोटी सी आस फिर से जाग रही थी। प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है। बाहर सूरज ढल रहा था और झोपड़ी में अंधेरा गहराने लगा था। आर्यन के लिए यह सिर्फ एक रात नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र था। उसे मौत से लड़कर अपनी मां की सांसों को वापस लाना था। एक तरफ उसकी 6 साल की आधुनिक मेडिकल पढ़ाई थी और दूसरी तरफ उसका भयानक कर्म जिसने उसकी मां को मौत के इस कुएं में धकेल दिया था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर से प्रार्थना की कि वह उसे इस लड़ाई में हारने न दे, क्योंकि यह हार उसकी आत्मा की मौत होगी। आर्यन ने अपने बैग से एक इंजेक्शन निकाला और उसे बहुत ही सावधानी से राधा की कमजोर नस में लगा दिया। यह एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक था जो संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता था, लेकिन आर्यन जानता था कि सिर्फ एक इंजेक्शन से कुछ नहीं होगा। उसे पूरी रात जागकर राधा के शरीर के तापमान और सांसों पर नजर रखनी होगी। उसने झोपड़ी में पड़ी सूखी घास को इकट्ठा किया और एक आरामदायक बिस्तर बनाने की कोशिश की ताकि उसकी मां को थोड़ी राहत मिल सके। उसका हर एक काम पश्चाताप से भरा था। बाहर हवा तेज होने लगी थी और झोपड़ी के पुराने दरवाजे से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। आर्यन ने अपनी शर्ट उतारी और उसे अपनी मां के कांपते हुए शरीर पर लपेट दिया। अब वह खुद नंगे बदन उस सर्दी को महसूस कर रहा था जो उसकी मां ने सालों से झेली थी। यह दर्द उसे सुकून दे रहा था, क्योंकि यह उसे उसके पापों की सजा के रूप में मिल रहा था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस लंबी और खौफनाक रात के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया। झोपड़ी में मीरा उबलता हुआ पानी और कुछ साफ कपड़े लेकर वापस आ गई थी। उसने देखा कि आर्यन अपनी मां के पास बिना शर्ट के बैठा है और उसकी आंखों में एक अजीब सी आग जल रही है। आर्यन ने मीरा से कहा कि वह कुछ देर के लिए उसकी मां का ध्यान रखे। उसके आंखों में अंदर का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। वह ठाकुर बलवंत सिंह से अपनी मां के हर एक आंसू और खून की एक एक बूंद का हिसाब लेना चाहता था। आर्यन झोपड़ी से बाहर निकला और ठाकुर की हवेली की तरफ तेज कदमों से बलक चला। रात के अंधेरे में गांव की सड़कें और भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं, लेकिन आर्यन के दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर घूम रही थी और वह थी उसकी मां का कंकाल जैसा शरीर। वह दौड़ता हुआ उस आलीशान हवेली के सामने पहुंचा जहां कभी उसने अपनी मां को बंधुआ मजदूर की तरह काम करते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज वह हवेली उसे किसी राक्षस के महल जैसी लग रही थी। हवेली के बाहर ठाकुर के हथियारबंद गुंडे पहरा दे रहे थे। आर्यन ने बिना किसी डर के हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजे की तेज आवाज सुनकर सारे गुंडे सतर्क हो गए और उन्होंने आर्यन को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन आर्यन की आंखों में मौत का कोई खौफ नहीं था। उसने चिल्लाकर ठाकुर बलवंत सिंह को बाहर आने के लिए कहा। उसकी तेज और गूंजती हुई आवाज हवेली के अंदर तक पहुंच गई। कुछ ही देर में हवेली के दरवाजे खुले और ठाकुर बलवंत सिंह अपने घमंड और क्रूरता के साथ बाहर आया। उसके हाथ में एक शराब का गिलास था और चेहरे पर एक बहुत ही नीच और खौफनाक मुस्कान थी। आर्यन का खून खौलने लगा। ठाकुर ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा और एक जोरदार ठाका लगाया। उसने आर्यन का मजाक उभाते हुए कहा कि शहर का बड़ा डॉक्टर अपनी भिखारी मां से मिलने आखिरकार आ ही गया। ठाकुर के ये शब्द आर्यन के सीने में खंजर की तरह चुभ रहे थे। आर्यन ने आगे भागकर
ठाकुर का कॉलर पकड़ लिया और उसे अपनी मां की इस हालत का जिम्मेदार ठहराया। लेकिन ठाकुर के गुंडों ने तुरंत आर्यन को पीछे खींच लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। ठाकुर ने आर्यन के पास आकर उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा। ठाकुर ने बहुत ही अहंकार के साथ कहा कि उसकी मां ने अपनी मर्जी से कर्ज लिया था और जब वह कर्ज नहीं चुका पाई तो उसने खेत में मजदूरी की। ठाकुर ने आर्यन की मेडिकल डिग्री का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह चाहे जितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन इस गांव में वह हमेशा एक भिखारी का बेटा ही रहेगा। उसने आर्यन को धमकी दी कि अगर उसने हवेली के आसपास दोबारा भटकने की कोशिश की तो वह उसे भी उसकी मां की तरह तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। गुंडों ने आर्यन को हवेली के बाहर फेंक दिया। धूल और कीचड़ में सना हुआ आर्यन जमीन पर पड़ा था। उसके शरीर पर चोटें आई थीं, लेकिन ये चोटें उसके दिल पर लगे घावों के सामने कुछ भी नहीं थीं। उसे एहसास हुआ कि गुस्से और हिंसा से वह ठाकुर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठाकुर के पास पैसा और ताकत है, जबकि आर्यन के पास सिर्फ उसकी पढ़ाई और उसका पश्चाताप है। उसे समझ आ गया कि अपनी मां का बदला लेने का सही तरीका ठाकुर को मारना नहीं है, बल्कि अपनी मां की जान बचाना और ठाकुर के जुल्मों के खिलाफ खड़ा होना है। आर्यन तुरंत वहां से उठा और वापस अपनी मां की झोपड़ी की तरफ दौड़ने लगा। रास्ते में वह सोच रहा था कि अब वह अपने मेडिकल ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं करेगा। उसकी डिग्रियां और उसका ज्ञान तब तक बेकार हैं जब तक वह एक गरीब और मजबूर इंसान की जान नहीं बचा सकता। झोपड़ी में पहुंचकर उसने देखा कि मीरा उसकी मां के सिर पर गर्म पानी की पट्टियां रख रही है। राधा की सांसें अभी भी उखड़ रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर पहले से थोड़ी ज्यादा शांति दिखाई दे रही थी। आर्यन ने अपनी मेडिकल किट खोली और एक सच्चे डॉक्टर की तरह काम करना शुरू कर दिया। उसने झोपड़ी के एक टूटे हुए बांस पर अपनी बेल्ट की मदद से सलाइन वाटर की एक बोतल टांग दी। उसने बहुत ही सावधानी से अपनी मां की कमजोर नस में सुई लगाई और उसे ड्रिप चढ़ा दी। यह कोई आधुनिक अस्पताल नहीं था जहां सारी सुविधाएं मौजूद हों। यह एक गंदी और टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसे आर्यन ने अपनी मां के लिए एक छोटे से अस्पताल में बदल दिया था। वह रात भर बिना पलक झपकाए अपनी मां के पास बैठा रहा। पूरी रात आर्यन अपनी मां के शरीर के तापमान और उसकी नब्ज की जांच करता रहा। हर गिरती हुई बूंद के साथ वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसकी मां को जिंदगी मिल जाए। सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी के अंदर आई तो आर्यन ने देखा कि उसकी मां की सांसें अब कुछ हद तक सामान्य हो गई थीं। बुखार भी थोड़ा कम हो गया था। यह आर्यन के लिए किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने मीरा की तरफ देखा और उसे दिल से धन्यवाद कहा। आर्यन की वापसी और झोपड़ी में चल रहे इलाज की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव के वो गरीब किसान जो ठाकुर के जुल्मों का शिकार थे और जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे, वे धीरे धीरे झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। जब आर्यन बाहर आया तो उसने देखा कि दर्जनों बीमार, बूढ़े और कुपोषित बच्चे झोपड़ी के बाहर एक उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे हैं। आर्यन को उन सभी के चेहरों में अपनी तड़पती हुई मां राधा का अक्स दिखाई दे रहा था। उसका दिल पसीज गया। एक बूढ़ी औरत जो अस्थमा से बुरी तरह खांस रही थी, आर्यन के पैरों में गिर पड़ी। उसने कहा कि ठाकुर के वैद्य ने बिना पैसों के उसका इलाज करने से मना कर दिया है और अब उसके पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। आर्यन ने तुरंत उस औरत को उठाया और उसे अपनी झोपड़ी के बाहर एक चारपाई पर लिटा दिया। उसने अपने बैग से दवाइयां निकाली और उस औरत का इलाज शुरू कर दिया। आर्यन ने फैसला कर लिया था कि वह अब इस गांव के किसी भी गरीब को बिना इलाज के मरने नहीं देगा। आर्यन का यह कदम ठाकुर बलवंत सिंह के लिए एक खुली चुनौती थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि आर्यन सिर्फ राधा का बेटा नहीं है, बल्कि वह उनका भी मसीहा बन चुका है। आर्यन ने अपने बैंक अकाउंट से वह सारे पैसे निकाल लिए जो उसने दिल्ली में जमा किए थे। उसे अब उन पैसों से नफरत थी, क्योंकि वे उसकी मां के खून पसीने से बने थे। उसने उन सभी पैसों का इस्तेमाल गांव वालों के लिए शहर से जीवन रक्षक दवाइयां और जरूरी मेडिकल उपकरण खरीदने में किया।
यह उसके प्रायश्चित का असली तरीका था। कुछ ही दिनों में वह टूटी फूटी झोपड़ी एक व्यस्त क्लिनिक में बदल गई। आर्यन सुबह से लेकर रात तक बिना रुके मरीजों की जांच करता और उन्हें मुफ्त दवाएं देता जो बीमार चल नहीं सकते थे। आर्यन खुद उनके घर जाकर उनका इलाज करता था। मीरा भी इस नेक काम में आर्यन का पूरा साथ दे रही थी। वह मरीजों का रिकॉर्ड रखती और उन्हें समय पर दवाइयां खाने की सलाह देती। आर्यन को अब दिल्ली की आलीशान जिंदगी और वहां के महंगे अस्पतालों की कोई याद नहीं आती थी। उसे असली सुकून इन गरीबों की सेवा में मिल रहा था। झोपड़ी के अंदर लेटी हुई राधा यह सब देख रही थी। हालांकि वह अभी भी बहुत कमजोर थी और बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक असीम शांति और गर्व की चमक थी। उसे खुशी थी कि उसके बेटे ने अपनी गलतियों से सबक सीख लिया है और वह अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही दिशा में कर रहा है। जब भी कोई मरीज ठीक होकर झोपड़ी से बाहर जाता तो वह भगवान से राधा की लंबी उम्र की प्रार्थना करता था। लोगों की ये दुआएं और आशीर्वाद राधा के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे थे। कर्मों का चक्र अब आर्यन के पक्ष में घूम रहा था। उसने अपनी मां को दुख देकर जो पाप कमाया था, वह अब इन गरीबों की सेवा करके उस पाप को धोने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे आर्यन का यह मुफ्त क्लिनिक मशहूर होने लगा, ठाकुर बलवंत सिंह की रातों की नींद उड़ने लगी। पहले गांव के लोग बीमारी के डर से ठाकुर के सामने घुटने टेक देते थे और कर्ज लेते थे, लेकिन अब आर्यन की वजह से गांव वालों को ठाकुर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ठाकुर का व्यापार पूरी तरह ठप पर से नहीं की हो रहा था। ठाकुर ने अपने गुंडों को आर्यन को डराने के लिए भेजा। गुंडों ने झोपड़ी के बाहर आकर गालियां दी और मरीजों को भगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार आर्यन चुप नहीं बैठा। वह एक शेर की तरह झोपड़ी से बाहर निकला और उसने ठाकुर के गुंडों को ललकारा। आर्यन ने कहा कि यह क्लिनिक किसी की जागीर नहीं है और जब तक उसके शरीर में खून की आखिरी बूंद बाकी है, वह इन गरीबों का इलाज करता रहेगा। गांव वाले भी आर्यन के समर्थन में खड़े हो गए। गुंडों को उल्टे पांव वहां से भागना पड़ा। यह आर्यन की एक बहुत बड़ी मानसिक जीत थी। उसने बिना कोई हथियार उठाए ठाकुर बलवंत सिंह के घमंड और उसके साम्राज्य पर एक बहुत गहरी चोट की थी। आर्यन वापस झोपड़ी में गया और अपनी मां के पास बैठ गया। उसने राधा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि वह अब कभी उसे छोड़कर वापस दिल्ली नहीं जाएगा। उसने वादा किया कि वह इस गांव में ही रहकर एक बड़ा अस्पताल बनाएगा जहां हर गरीब का मुफ्त इलाज होगा। राधा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने आर्यन के सिर पर हाथ फेरा। दिन रात की इस कड़ी मेहनत और मरीजों की भीड़ के बीच आर्यन कभी कभी बहुत थक जाता था, लेकिन जब भी उसे थकान महसूस होती, वह उन पुरानी रसीदों को देख लेता जिन पर उसकी मां के खून के धब्बे लगे थे। वे रसीदें उसे याद दिलाती थीं कि उसकी मां ने उसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। यह दर्द उसे फिर से खड़ा कर देता और वह दोगुनी ऊर्जा के साथ मरीजों की सेवा में लग जाता। आर्यन अब समझ चुका था कि असली खुशी दूसरों का दर्द बांटने में है, न कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीने में। धीरे धीरे आर्यन की मेहनत रंग लाने लगी। राधा की सेहत में भी थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा था। टीबी की दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और उसकी खांसी काफी हद तक कम हो गई थी। हालांकि अभी भी वह पूरी तरह से खतरे से बाहर नहीं थी, लेकिन कम से कम अब वह मौत के मुंह से वापस आ रही थी। आर्यन हर रोज अपनी मां को अपने हाथों से खाना खिलाता था और उसे पुरानी कहानियां सुनाकर हंसाने की कोशिश करता था। यह एक बेटे का अपनी मां के प्रति सबसे सच्चा और पवित्र समर्पण था। गांव के लोग आर्यन को अब भगवान का रूप मानने लगे थे। वे लोग जो कभी आर्यन को स्वार्थी और लालची समझते थे, आज उसके कदमों में अपना सिर झुकाते थे। कोई मरीज आर्यन के लिए अपने खेत से ताजी सब्जियां ले आता, तो कोई गाय का शुद्ध दूध। आर्यन इन चीजों को बहुत प्यार से स्वीकार करता, क्योंकि यह इन गरीब लोगों का प्यार और आशीर्वाद था। इन छोटी छोटी खुशियों ने आर्यन के अंदर के सारे अहंकार और पछतावे को धो दिया था। वह अब एक ऐसा डॉक्टर बन चुका था जो शरीर के साथ साथ आत्मा का भी इलाज करता था। दूसरी तरफ
ठाकुर बलवंत सिंह अपनी हवेली में बैठा बैठा आग बबूला हो रहा था। उसकी क्रूरता और तानाशाही की जड़ें अब खोखली होने लगी थीं। वह आर्यन को बर्बाद करने के लिए नई नई साजिशें रच रहा था, लेकिन गांव वालों के एकजुट होने के कारण उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पा रही थी। आर्यन की सच्चाई और उसकी निस्वार्थ सेवा ने ठाकुर के पैसों की ताकत को हरा दिया था। आर्यन ने साबित कर दिया था कि कर्म का सिद्धांत सबसे ऊपर होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अब आर्यन की झोपड़ी केवल एक क्लिनिक नहीं, बल्कि गांव वालों के लिए एक मंदिर बन चुकी थी। हर दिन सुबह यहां भजन और प्रार्थनाएं होती थीं। राधा भी अपनी चारपाई पर लेटे लेटे इन प्रार्थनाओं में शामिल होती थी। आर्यन की आंखों में अब एक अनोखी चमक और सुकून था। उसे पता था कि उसकी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन उसने सही रास्ता चुन लिया है। वह हर दिन अपनी मां और गांव वालों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने को तैयार था, और यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रायश्चित और सबसे बड़ी सफलता थी। आर्यन जानता था कि ठाकुर इतनी आसानी से अपनी हार नहीं मानेगा। वह किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए आर्यन ने गांव के कुछ नौजवानों को मिलाकर एक छोटी सी टीम बना ली थी। ये नौजवान रात के समय क्लिनिक और झोपड़ी की रखवाली करते थे। आर्यन उन्हें बुनियादी प्राथमिक चिकित्सा भी सिखा रहा था, ताकि वे आपातकालीन स्थिति में लोगों की मदद कर सकें। आर्यन सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि एक शिक्षक और एक नेता के रूप में भी उभर रहा था। यह सब उसकी मां के आशीर्वाद और उसके सच्चे कर्मों का ही परिणाम था। मौसम धीरे धीरे बदलने लगा था और आसमान में काले बादल घिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी किशनपुर गांव में होने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत दे रही हो। हवाओं में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी। आर्यन ने अपनी झोपड़ी की छत को मजबूत करने के लिए कुछ और लकड़ियां और प्लास्टिक की चादरें लगा दी थीं। वह अपनी मां को किसी भी तरह की परेशानी से बचाना चाहता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आने वाली रात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक इम्तिहान लेने वाली है। रात का अंधेरा गहराने के साथ ही आसमान में भयानक काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगीं। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसने पूरे किशनपुर गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बिजली की कड़कड़ाहट और बादलों की गर्जना से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट पड़ा हो। गांव की कच्ची सड़कें दलदल में बदल गईं और गांव का शहर से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। यह कोई आम बारिश नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा खौफनाक तूफान था जो अपने साथ कोई बड़ा अनर्थ लेकर आने वाला था। आर्यन अपनी झोपड़ी को इस भयानक तूफान से बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने प्लास्टिक की चादरों से टपकते हुए पानी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि झोपड़ी बुरी तरह से कांप रही थी। इस बढ़ती हुई ठंड और नमी का सबसे बुरा असर राधा के कमजोर शरीर पर पड़ रहा था। उसकी खांसी अचानक फिर से तेज हो गई और उसकी सांसें उखड़ने लगीं। आर्यन ने तुरंत अपनी मां को कंबल में लपेटा और उसके सीने की मालिश करने लगा, लेकिन राधा का शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। राधा की बिगड़ती हालत देखकर आर्यन के माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगीं। उसने तुरंत कुछ जीवन रक्षक दवाइयां निकालीं और अपनी मां को देने की कोशिश की, लेकिन राधा कुछ भी निगलने की स्थिति में नहीं थी। अचानक उसे खांसी का एक भयानक दौरा पड़ा और उसके मुंह से फिर से ताजा खून निकल आया। यह देखकर मीरा भी बुरी तरह घबरा गई और रोने लगी। आर्यन का मेडिकल ज्ञान इस खौफनाक तूफान और अपनी मां की टूटती सांसों के सामने बहुत छोटा और बेबस महसूस होने लगा था। वह पागलों की तरह अपनी मां को पुकार रहा था। दूसरी तरफ ठाकुर बलवंत सिंह की आलीशान हवेली में भी मातम का माहौल छा गया था। हवेली के अंदर ठाकुर का इकलौता और सबसे लाडला पोता 7 साल का रोहन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। यह डिप्थीरिया यानी गलघोंटू बीमारी का जानलेवा हमला था, जिसमें बच्चे की श्वास नली पूरी तरह से बंद हो जाती है। ठाकुर की दौलत और ताकत इस वक्त उस बच्चे की उखड़ती हुई सांसों के सामने लाचार साबित हो रही थी।
ठाकुर ने तुरंत अपनी गाड़ी निकलवाई ताकि वह अपने पोते को शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जा सके। लेकिन बाहर तूफान इतना भयानक था कि हवेली से बाहर निकलना भी नामुमकिन हो रहा था। गांव की सड़क पूरी तरह से टूट चुकी थी और भारी कीचड़ के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। शहर के किसी भी डॉक्टर से फोन पर संपर्क भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि तूफान की वजह से सारे टेलीफोन के तार टूट चुके थे। ठाकुर बलवंत सिंह पहली बार अपनी जिंदगी में इतना डरा हुआ और बेबस महसूस कर रहा था। रोहन की हालत हर पल बद से बदतर होती जा रही थी। उसकी आंखें पलट रही थीं और उसके गले से एक बहुत ही भयानक और डरावनी आवाज आ रही थी। हवेली की औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थीं। तभी ठाकुर के एक नौकर ने कांपते हुए कहा कि अब इस पूरे गांव में सिर्फ एक ही इंसान है जो छोटे मालिक की जान बचा सकता है, और वह है डॉक्टर आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने बर्बाद किया था, आज उसी के सामने उसे भीख मांगनी पड़ेगी। ठाकुर के अंदर का अहंकार उसे आर्यन के पास जाने से रोक रहा था। लेकिन जब उसने अपने पोते को मौत की नींद सोते हुए देखा तो उसका पत्थर जैसा दिल पिघल गया। खून का रिश्ता दुनिया के हर घमंड से बड़ा होता है। ठाकुर ने अपनी पगड़ी उतारी और बिना किसी छाते या गाड़ी के उस भयानक बारिश और तूफान में नंगे पैर दौड़ पड़ा। वह कीचड़ में गिरता, फिसलता और फिर उठता हुआ आर्यन की झोपड़ी की तरफ भाग रहा था। कुदरत ने आज उस घमंडी जमींदार को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया था। तूफान को चीरता हुआ ठाकुर बलवंत सिंह आर्यन की झोपड़ी के बाहर पहुंचा। उसने कांपते हुए हाथों से झोपड़ी के पुराने दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। जो ठाकुर हमेशा दूसरों को अपनी हनक और ताकत से डराता था, आज उसकी आवाज में एक अजीब सी गिड़गिड़ाहट और बेबसी थी। वह रोते हुए आर्यन को पुकार रहा था। अंदर आर्यन अपनी मां की गिरती हुई नब्ज को देखकर बुरी तरह परेशान था। दरवाजे पर ठाकुर की आवाज सुनकर आर्यन का खून खौल उठा। वह गुस्से से कांपने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां कस ली। आर्यन ने गुस्से में दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर वह एक पल के लिए हैरान रह गया। ठाकुर बलवंत सिंह, गांव का सबसे खूंखार आदमी, आज कीचड़ में सना हुआ था और उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। ठाकुर की बाहों में उसका पोता रोहन था, जिसकी सांसें लगभग रुक चुकी थीं। ठाकुर आर्यन के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़ मार कर रोने लगा। उसने आर्यन से कहा कि वह उसकी सारी दौलत, जमीन और जायदाद ले ले, लेकिन किसी भी तरह उसके पोते की जान बचा ले। आर्यन चुपचाप खड़ा रहा। आर्यन की आंखों के सामने अपनी मां के संघर्ष की सारी तस्वीरें एक साथ घूमने लगीं। उसे याद आया कि कैसे इसी ठाकुर ने उसकी मां को खेतों में जानवरों की तरह खटाया था, कैसे इसी क्रूर आदमी ने उसकी बीमार मां को बिना किसी दया के गांव से बाहर निकाल दिया था। आर्यन के दिल में सालों से दबा हुआ ज्वालामुखी आज फटने को तैयार था। उसने बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि जब उसकी मां तड़प रही थी, तब ठाकुर का दिल कहां था। आर्यन ने ठाकुर का इलाज करने से साफ इनकार कर दिया। ठाकुर बलवंत सिंह ने अपनी पगड़ी आर्यन के कदमों में रख दी और उसके पैर कसकर पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोते हुए अपनी गलतियों की माफी मांगने लगा। उसने कबूल किया कि वह एक राक्षस है और उसने राधा के साथ जो किया वह इंसानियत के नाम पर कलंक है। ठाकुर ने कहा कि उसके पापों की सजा उसे मिलनी चाहिए, इस छोटे से मासूम बच्चे को नहीं, जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है। आर्यन का दर्द इतना गहरा था कि ठाकुर की बातों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मीरा भी यह सब देख रही थी। एक शिक्षिका होने के नाते बच्चों के प्रति उसका दिल बहुत कोमल था। उसने देखा कि रोहन का शरीर अब नीला पड़ने लगा है और अगर कुछ ही मिनटों में उसे ऑक्सीजन नहीं मिली तो वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मीरा ने आर्यन का कंधा पकड़ा और उसे एक डॉक्टर के फर्ज की याद दिलाई। उसने कहा कि इस नफरत और बदले की आग में एक मासूम की जान मत जाने दो। लेकिन आर्यन पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा रहा, जैसे वह अपनी मां के न्याय का इंतजार कर रहा हो। झोपड़ी के अंदर चारपाई पर लेटी हुई राधा ने बाहर का यह सारा शोर शराबा सुन लिया था। मौत के इस करीब आकर भी एक मां के कान बच्चे के रोने की आवाज को बहुत जल्दी पहचान लेते हैं।
राधा ने बहुत ही मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली और अपनी कांपती हुई गर्दन को घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसने देखा कि जो ठाकुर कभी उसे अपने पैरों की धूल समझता था, आज वह खुद उसके बेटे के पैरों में गिरकर रो रहा है। राधा की कमजोर सांसों में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। राधा ने अपनी पूरी बची खुची ताकत इकट्ठा की और बहुत ही धीमी टूटती हुई आवाज में आर्यन को पुकारा। अपनी मां की आवाज सुनते ही आर्यन ठाकुर को छोड़कर तुरंत राधा के पास आ गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। राधा ने अपना सूखा और कांपता हुआ हाथ आर्यन के सिर पर रखा। उसने आर्यन की आंखों में झांकते हुए कहा कि एक डॉक्टर का धर्म किसी भी दुश्मनी और नफरत से बहुत बड़ा होता है। राधा ने कहा कि वह एक मां है और एक मां किसी दूसरे बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकती। बेटा, औलाद को खोने का दर्द क्या होता है, यह मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता, राधा ने हाँफते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आर्यन को समझाया कि अगर आज वह उस मासूम बच्चे को मरने देगा तो उसमें और ठाकुर बलवंत सिंह में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। राधा ने कहा कि भगवान ने आर्यन को जीवन देने की ताकत दी है, किसी की जान लेने या बदला लेने की नहीं। उसने अपने बेटे को कसम दी कि वह अपने अंदर की सारी कड़वाहट को भूलकर उस तड़पते हुए बच्चे की जान बचाए। अपनी मां के इन महान और पवित्र शब्दों को सुनकर आर्यन फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी मां पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था, जिस औरत ने ठाकुर के जुल्मों के कारण अपनी पूरी जिंदगी नर्क में बिता दी। मौत के दरवाजे पर खड़ी होकर भी उसके दिल में कोई नफरत या बदले की भावना नहीं थी। यही भारतीय संस्कृति की असली ताकत और एक मां का सच्चा रूप था। आर्यन ने अपने आंसू पोंछे और अपनी मां के माथे को चूमा। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी मां की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आर्यन तुरंत दरवाजे पर गया और उसने ठाकुर के हाथों से उस नीले पड़ चुके बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया। उसने ठाकुर को बाहर ही रुकने का इशारा किया और बच्चे को झोपड़ी के अंदर एक साफ टेबल पर लिटा दिया। आर्यन का दिमाग अब एक पेशेवर डॉक्टर की तरह तेजी से काम कर रहा था। उसने देखा कि रोहन की श्वास नली डिप्थीरिया की झिल्ली से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। अब दवाइयों का असर होने का समय नहीं बचा था। आर्यन को तुरंत एक छोटा सा ऑपरेशन, जिसे ट्रेकियोस्टोमी कहते हैं, करना होगा। इस भयंकर तूफान और बिना बिजली की झोपड़ी में यह ऑपरेशन करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। आर्यन के पास कोई एडवांस उपकरण नहीं थे, लेकिन उसके पास एक सच्चा संकल्प था। उसने मीरा को तुरंत उबलता हुआ पानी लाने को कहा। आर्यन ने अपनी मेडिकल किट से एक सर्जिकल ब्लेड निकाला और उसे गर्म पानी और एंटीसेप्टिक से साफ किया। बाहर बिजली कड़क रही थी और झोपड़ी के अंदर मोमबत्ती की पीली रोशनी में एक मासूम की जिंदगी और मौत के बीच एक बहुत ही भयानक जंग चल रही थी। आर्यन के हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे थे। आर्यन ने बहुत ही सावधानी से बच्चे की गर्दन पर एक छोटा सा चीरा लगाया। यह काम बहुत ही सधा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती बच्चे की जान ले सकती थी। चीरा लगाने के बाद आर्यन ने अपने बैग से एक साफ और खोखली मेडिकल ट्यूब निकाली और उसे बच्चे की श्वास नली में डाल दिया। यह सब कुछ सिर्फ कुछ ही सेकंडों में हुआ। जैसे ही ट्यूब अंदर गई, रोहन के फेफड़ों में फंसी हुई हवा एक तेज सीटी की आवाज के साथ बाहर निकली और उसने एक लंबी गहरी सांस अंदर ली। ऑक्सीजन मिलते ही रोहन का नीला पड़ चुका चेहरा धीरे धीरे गुलाबी होने लगा। उसके शरीर में जो ऐंठन हो रही थी वह शांत हो गई। आर्यन ने तुरंत बच्चे को डिप्थीरिया की एंटीबायोटिक का एक भारी इंजेक्शन लगा दिया। रोहन ने अपनी आंखें खोली और बहुत ही धीमी आवाज में रोने लगा। बच्चे के रोने की यह आवाज उस रात के भयानक तूफान से भी ज्यादा ताकतवर थी। यह जिंदगी की जीत का ऐलान था। मीरा खुशी के मारे फूट फूट कर रोने लगी। आर्यन ने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। झोपड़ी के बाहर बारिश में भीग रहे ठाकुर बलवंत सिंह ने जब अपने पोते के रोने की आवाज सुनी तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वह कांपते कदमों से झोपड़ी के अंदर आया।
उसने देखा कि उसका पोता आर्यन की बाहों में सुरक्षित है और आराम से सांस ले रहा है। ठाकुर के पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई और वह वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब बह निकला जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका सारा घमंड आज आर्यन के कदमों में बिखर गया था। ठाकुर बलवंत सिंह घिसटता हुआ उस चारपाई के पास गया जहां राधा लेटी हुई थी। उसने अपने दोनों हाथों से राधा के पैरों को कसकर पकड़ लिया और अपना सिर वहीं रख दिया। वह जोर जोर से रोते हुए कहने लगा कि उसने एक देवी को पहचानने में बहुत बड़ी भूल की है। ठाकुर ने कहा कि जिस औरत की जिंदगी उसने नर्क बनाई थी, आज उसी औरत ने उसके वंश को बचा लिया है। ठाकुर अपने कर्मों की आग में बुरी तरह से जल रहा था। वह शर्मिंदगी के कारण खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। राधा ने बहुत ही शांत और ममता भरी नजरों से ठाकुर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई अहंकार या जीत की खुशी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी शांति थी। उसने अपने कमजोर हाथों से ठाकुर को उठने का इशारा किया। राधा ने धीमी आवाज में कहा कि भगवान ने उसे उसके कर्मों का आईना दिखा दिया है। अब उसे यह जिंदगी गरीबों को सताने में नहीं, बल्कि उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। ठाकुर ने हाथ जोड़कर कसम खाई कि वह आज के बाद कभी किसी गरीब पर जुल्म नहीं करेगा। आर्यन एक कोने में खड़ा यह सब देख रहा था। आज उसे समझ में आया कि असली चिकित्सा सिर्फ शरीर के घावों को भरना नहीं है, बल्कि इंसानों की आत्मा और उनके घमंड का इलाज करना भी है। उसकी मां ने आज बिना कोई दवा दिए पूरे गांव के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मरीज का इलाज कर दिया था। आर्यन को यह एहसास हो गया था कि नफरत को नफरत से नहीं, बल्कि सिर्फ प्यार और दया से ही खत्म किया जा सकता है। यह रात उसके लिए एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक जागृति लेकर आई थी। बाहर तूफान का कहर अब धीरे धीरे कम होने लगा था। हवाओं की रफ्तार थम गई थी और बारिश की बूंदें भी हल्की हो गई थीं। लेकिन इस बाहरी तूफान के शांत होने के साथ ही आर्यन की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ तबाह कर देने वाला था। ठाकुर के पोते को बचाने के इस पूरे घटनाक्रम में राधा ने अपनी शरीर की बची हुई आखिरी ऊर्जा भी खत्म कर दी थी। जैसे ही ठाकुर बच्चे को लेकर बाहर गया, राधा का शरीर अचानक बहुत तेजी से कांपने लगा। आर्यन तुरंत अपनी मां के पास भागा और उसने उसकी नब्ज टटोली। उसकी आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं। राधा की नब्ज इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसे महसूस करना भी मुश्किल हो रहा था। उसके शरीर का तापमान बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया था। टीबी की बीमारी, सालों की भुखमरी और उस भयानक तूफान की ठंड ने मिलकर राधा के कमजोर शरीर को पूरी तरह से हरा दिया था। आर्यन पागलों की तरह ऑक्सीजन का सिलेंडर ढूंढने लगा जो उसके पास था ही नहीं। वह बेबसी में जोर जोर से रोने लगा। आर्यन ने अपनी मां के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी मां की धड़कनों को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। उसके आंसू राधा के चेहरे पर गिर रहे थे। आर्यन चीख चीख कर कह रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब उसे छोड़कर मत जाओ। उसने कहा कि ठाकुर बदल गया है, हमारा घर वापस मिल जाएगा, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। राधा का सफर अब अपने अंत के बहुत करीब था। राधा ने अपना हाथ उठाया और आर्यन को सीपीआर देने से रोक दिया। उसके चेहरे पर कोई दर्द या तकलीफ नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्वर्गीय मुस्कान थी जो दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर थी। उसने आर्यन को अपने करीब आने का इशारा किया। आर्यन रोता हुआ अपनी मां के गले से लिपट गया। राधा ने बहुत ही प्यार से आर्यन के बालों में हाथ फेरा। वह जानती थी कि उसने इस दुनिया में जो काम करने के लिए जन्म लिया था वह पूरा हो चुका है। उसका बेटा अब एक सच्चा इंसान बन चुका था। रो मत मेरे लाल, मेरा समय अब पूरा हो गया है, राधा ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज अब बहुत दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। उसने आर्यन से वादा लिया कि वह अब कभी इस गांव को छोड़कर शहर नहीं जाएगा। उसने कहा कि इस गांव के गरीब लोगों को उसकी जरूरत है और वही अब उसका असली परिवार है। राधा ने कहा,
कि वह भले ही इस शरीर में न रहे, लेकिन वह हमेशा आर्यन के दिल में और उसके द्वारा किए गए हर अच्छे काम में जिंदा रहेगी। आर्यन बस सिसकियां ले रहा था। आर्यन ने अपनी मां का हाथ अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया और रोते हुए कसम खाई कि वह अपनी आखिरी सांस तक इस गांव के लोगों की सेवा करेगा। वह कभी भी अपने ज्ञान और अपनी डिग्री का अहंकार नहीं करेगा। आर्यन की कसम सुनते ही राधा की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें आर्यन के चेहरे पर टिका दी। वह अपने बेटे की इस तस्वीर को अपनी आत्मा में हमेशा के लिए बसा लेना चाहती थी। झोपड़ी के बाहर अब तूफान पूरी तरह से शांत हो चुका था। आसमान से बादल छंट रहे थे और पूरब की दिशा में सुबह की पहली किरण फूटने की तैयारी कर रही थी। रात का वह भयानक और डरावना अंधेरा अब खत्म हो रहा था और एक नई रोशनी इस गांव में प्रवेश कर रही थी। लेकिन झोपड़ी के अंदर का माहौल बहुत ही भारी और दर्दनाक था। मीरा एक कोने में बैठी लगातार प्रार्थना कर रही थी। प्रकृति और इंसान के बीच की यह जंग अब अपने आखिरी और सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंच चुकी थी। राधा ने आर्यन के चेहरे को देखते हुए एक आखिरी बहुत ही हल्की और शांतिपूर्ण सांस ली। उसके होठों पर अभी भी वह ममता भरी मुस्कान तैर रही थी। जैसे ही सुबह की पहली किरण झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे से अंदर आई और राधा के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसका हाथ आर्यन के हाथों से फिसल कर नीचे गिर गया। उस महान और बलिदानी मां की आत्मा अपने थके हुए और बीमार शरीर को छोड़कर एक अनंत और शांत दुनिया की तरफ उड़ान भर चुकी थी। आर्यन ने अपनी मां के बेजान शरीर को अपनी बाहों में बहुत जोर से भींच लिया। उसने कोई चीख नहीं मारी, कोई शोर नहीं किया। बस उसकी आंखों से आंसुओं का एक खामोश झरना बह रहा था जो उसकी मां के चेहरे को भिगो रहा था। यह एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। आर्यन को एहसास हुआ कि उसकी मां ने उसे सिर्फ एक बार जन्म नहीं दिया था, बल्कि आज रात अपनी जान देकर उसने आर्यन को दूसरी बार एक बेहतर इंसान के रूप में जन्म दिया था। सुबह की सुनहरी किरणें झोपड़ी के अंदर फैल रही थीं, लेकिन आर्यन के लिए पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अंधेरा हो गया था। उसने अपनी मां के ठंडे हो चुके शरीर को सीने से लगा रखा था। उसकी आंखों से बहते आंसुओं ने राधा के चेहरे को भिगो दिया था। आर्यन के अंदर एक ऐसा तूफान उठ रहा था जो रात के उस भयंकर तूफान से भी ज्यादा गहरा और डरावना था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस मां को उसने मौत के मुंह से वापस खींच लिया था, वह अचानक इतनी दूर चली गई कि अब कभी लौटकर नहीं आएगी। झोपड़ी में एक खौफनाक और भारी सन्नाटा पसरा हुआ था जिसे सिर्फ आर्यन की सिसकियों की आवाज तोड़ रही थी। मीरा एक कोने में घुटनों के बल बैठी थी और उसकी आंखों से भी आंसुओं की नदियां बह रही थीं। वह राधा को अपनी मां के समान मानती थी और आज उसने भी अपना सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। मीरा धीरे से उठी और आर्यन के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। वह आर्यन को सांत्वना देना चाहती थी, लेकिन उसके अपने गले में रुलाई का ऐसा गोला फंसा हुआ था कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। कुछ ही देर बाद झोपड़ी के बाहर कई लोगों के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। यह ठाकुर बलवंत सिंह था, जो अपने हाथों में कुछ पुराने कागज लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और भारी पश्चाताप का भाव था। ये वे ही कर्ज के कागज थे जिनकी वजह से राधा की जिंदगी नर्क बन गई थी और उसे घर छोड़ना पड़ा था। ठाकुर ने सुबह होते ही सबसे पहला काम इन कागजों को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया था, ताकि वह अपने सारे पाप धो सके और राधा से माफी मांग सके। ठाकुर तेजी से झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ और खुशी से चिल्लाते हुए बोला कि उसने सारे कर्ज माफ कर दिए हैं और राधा का पुश्तैनी घर भी वापस कर दिया है। लेकिन जब उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो उसके हाथ से वे सारे कागज नीचे गिर गए। उसने देखा कि आर्यन अपनी बेजान मां को बाहों में लिए जमीन पर बैठा है। झोपड़ी का वह भयानक दृश्य देखकर ठाकुर की रूह कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक बहुत बड़ा और धारदार खंजर घोंप दिया हो। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
ठाकुर बलवंत सिंह अपने भारी कदमों से लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा और राधा के शव के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके कांपते हाथों ने जमीन पर पड़े उन कर्ज के कागजों को समेटा और रोते हुए उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। वह पागलों की तरह चीख रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठाकुर को एहसास हो गया था कि उसने राधा के साथ जो अन्याय किया था उसकी माफी अब उसे इस जन्म में कभी नहीं मिल सकती। मौत ने उसे क्षमा मांगने का आखिरी मौका भी छीन लिया था। उसका घमंड राग बन चुका था। आर्यन ने एक बार भी ठाकुर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। उसका सारा ध्यान सिर्फ अपनी मां के शांत चेहरे पर था, जिसके होठों पर अभी भी वह ममता भरी मुस्कान ठहरी हुई थी। आर्यन जानता था कि अब ठाकुर को कोसने या उससे बदला लेने का कोई मतलब नहीं है। उसकी मां ने जाते जाते उसे यही सिखाया था कि नफरत का जवाब सिर्फ प्यार और करुणा से ही दिया जा सकता है। आर्यन ने बहुत ही प्यार से अपनी मां की खुली हुई आंखों को बंद किया और उनके माथे को चूमकर एक लंबी और गहरी सांस ली। धीरे धीरे पूरे गांव में यह मनहूस खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि राधा अब इस दुनिया में नहीं रही। जो गांव वाले कुछ घंटे पहले तूफान के कहर से कांप रहे थे, वे अब इस दुखद खबर से पूरी तरह सुन्न पड़ गए थे। एक एक करके गांव के सभी लोग, बूढ़े, बच्चे और औरतें उस टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू थे और हर कोई राधा के उस महान बलिदान को याद कर रहा था। वे सब जानते थे कि राधा ने अपने बेटे के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। झोपड़ी के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन वहां एक अजीब सी खामोशी और मातम छाया हुआ था। जिन गरीबों का इलाज आर्यन ने मुफ्त में किया था, वे रोकर राधा को अपनी देवी बता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि राधा के पुण्यों की वजह से ही उन्हें आर्यन जैसा भगवान का रूप मिला है। गांव की औरतें राधा के संघर्षों की बातें करते हुए अपने आंसू पोंछ रही थीं। आज उस वीरान झोपड़ी के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे पूरे किशनपुर गांव की आत्मा रो रही हो। हर इंसान खुद को कर्जदार महसूस कर रहा था। आर्यन ने बहुत सावधानी से अपनी मां के शरीर को उठाया और झोपड़ी के बाहर लाया। गांव वालों ने मिलकर बांस और सूखी घास की मदद से एक सुंदर अर्थी तैयार की थी। जब राधा को उस अर्थी पर लिटाया गया तो गांव का माहौल चीखों और रुलाने वाली आवाजों से गूंज उठा। आर्यन ने सफेद धोती पहन रखी थी और उसका चेहरा पत्थर की तरह बिल्कुल भावहीन था। उसने अपने सारे आंसुओं को दिल के अंदर पी लिया था। वह जानता था कि अब उसे रोना नहीं है, बल्कि अपनी मां के सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत बनना है। जब अर्थी को कंधा देने का समय आया तो एक बहुत ही हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला। ठाकुर बलवंत सिंह, जो गांव का सबसे बड़ा जमींदार था और किसी गरीब को छूना भी पाप समझता था, वह सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। उसने रोते हुए आर्यन से गुजारिश की कि उसे भी राधा की अर्थी को कंधा देने का मौका दिया जाए। यह ठाकुर का अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक बहुत ही छोटा सा तरीका था। आर्यन ने बिना कोई विरोध किए ठाकुर को अनुमति दी। यह दृश्य देखकर पूरे गांव की आंखें फटी रह गईं। श्मशान घाट की तरफ बढ़ता हुआ यह जनाजा किसी आम इंसान का नहीं, बल्कि एक महान बलिदानी मां का था। आगे आगे आर्यन और ठाकुर बलवंत सिंह अर्थी को कंधा दे रहे थे और उनके पीछे पूरे गांव का हुजूम चल रहा था। रास्ते में हर कोई राधा के शव पर फूल और अपनी श्रद्धा अर्पित कर रहा था। ठाकुर को इस बात का बहुत गहरा पछतावा था कि उसने जीते जी इस औरत को सिर्फ कांटे दिए और मरने के बाद उसे फूल चढ़ाने का नाटक कर रहा है। उसका दिल इस भयानक बोझ से फटा जा रहा था। श्मशान घाट पहुंचने के बाद अंतिम संस्कार की सारी रस्में बहुत ही विधि विधान के साथ पूरी की गईं। आर्यन ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग की लपटों ने राधा के शरीर को अपने घेरे में लिया, आर्यन को ऐसा लगा जैसे उसके अपने शरीर का कोई बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जलकर राख हो रहा है। वह एकटक उस जलती हुई चिता को देखता रहा। आग की उन ऊंची लपटों में उसे अपनी मां का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, जो उसे अपना कर्तव्य निभाने का आशीर्वाद दे रहा था।
चिता के पास खड़े होकर आर्यन ने मन ही मन एक बहुत ही कठोर और अटल प्रतिज्ञा की। उसने उस पवित्र आग को साक्षी मानकर कसम खाई कि वह अपनी मां की शहादत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। वह इस गांव से बीमारी, गरीबी और लाचारी का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा। उसने तय किया कि वह अब अपनी बाकी की पूरी जिंदगी इसी मिट्टी और इन गरीब लोगों की सेवा में गुजार देगा। आर्यन का यह संकल्प इतना मजबूत था कि उसे कोई भी ताकत या दुनिया का कोई भी प्रलोभन हिला नहीं सकता था। अंतिम संस्कार के बाद जब आर्यन अकेला रह गया तो ठाकुर बलवंत सिंह उसके पास आया। उसने आर्यन को उसके पुश्तैनी घर की चाबियां और संपत्ति के सारे कागजात सौंप दिए। ठाकुर ने बहुत ही भारी मन से कहा कि वह घर राधा का मंदिर है और आर्यन को अब वहीं रहना चाहिए। आर्यन ने चाबियां ले लीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। वह जानता था कि यह ईंट और पत्थर का मकान अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जिस मां के लिए वह यह सब वापस चाहता था वह अब इस दुनिया में नहीं थी। अगले ही दिन आर्यन अपने उसी पुराने घर में वापस लौट आया जिसे 6 साल पहले उसने बड़ी उम्मीदों के साथ छोड़ा था। घर के अंदर घुसते ही उसे अपनी मां की सुगंध महसूस हुई। घर का कोना कोना राधा की यादों से भरा हुआ था। लेकिन आर्यन ने इस घर में रहकर अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से जीने का फैसला नहीं किया था। उसने इस विशाल घर को एक बहुत बड़े अस्पताल में बदलने का ऐलान कर दिया। यह घोषणा सुनकर पूरे गांव में खुशी और उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। हर कोई आर्यन की मदद करना चाहता था। आर्यन के इस फैसले ने गांव के लोगों में नई ऊर्जा भर दी थी। जिस इंसान के पास पैसा नहीं था, उसने अपना पसीना बहाकर अस्पताल के निर्माण में भागीदारी देनी शुरू कर दी। कोई ईंटें ढो रहा था तो कोई दीवारें बना रहा था। देखते ही देखते वह पुराना पुश्तैनी घर एक शानदार क्लिनिक में तब्दील होने लगा। आर्यन खुद भी दिन रात मजदूरों के साथ मिलकर काम करता था। इस दौरान मीरा ने आर्यन का हर कदम पर साथ दिया। उसने अस्पताल के कागजी काम और जरूरी दवाइयों का इंतजाम अपने कंधों पर ले लिया। ठाकुर बलवंत सिंह के लिए भी यह अस्पताल अपने पापों का प्रायश्चित करने का सबसे बड़ा मौका था। उसने आर्यन के सामने प्रस्ताव रखा कि अस्पताल की सारी आधुनिक मशीनें और दवाइयों का पूरा खर्च वह खुद उठाएगा। पहले तो आर्यन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि उसे ठाकुर के पैसों से सख्त नफरत थी। लेकिन जब ठाकुर ने कहा कि यह पैसा वह राधा की याद में दान कर रहा है और यह गरीबों के काम आएगा, तो आर्यन मान गया। ठाकुर ने अपनी आधी संपत्ति इस नेक काम के लिए खुशी खुशी दान कर दी। समय तेजी से बीतता गया और कुछ ही महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अस्पताल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया। यह कोई मामूली इमारत नहीं थी, बल्कि यह किशनपुर गांव के माथे पर लगा एक ऐसा चमकता हुआ सितारा था जो हर बीमार इंसान को जिंदगी की नई उम्मीद दे रहा था। अस्पताल के मुख्य दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही सुंदर और बड़ा सा बोर्ड लगाया गया था। उस बोर्ड पर सुनहरे और चमकदार अक्षरों में लिखा था, राधा धर्मार्थ अस्पताल। यह नाम पढ़ते ही आर्यन की आंखों में एक बार फिर से आंसू छलक आए। अस्पताल के उद्घाटन का दिन पूरे किशनपुर गांव के लिए किसी बहुत बड़े त्योहार से कम नहीं था। सुबह से ही गांव के लोग नए और साफ कपड़े पहनकर अस्पताल के बाहर जमा होने लगे थे। बच्चों के चेहरों पर खुशी थी और औरतों के हाथों में पूजा की थालियां थीं। आज का यह दिन उस दर्दनाक और खौफनाक रात की सबसे खूबसूरत सुबह थी। आर्यन ने सफेद रंग का एक साधारण सा डॉक्टर वाला कोट पहन रखा था। वह बहुत ही शांत और गंभीर लग रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसा तेज था जो सबको आकर्षित कर रहा था। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले आर्यन ने अस्पताल के प्रांगण में एक सफेद कपड़े से ढकी हुई मूर्ति के पास जाकर अपनी आंखें बंद कीं। यह मूर्ति उसी जगह पर स्थापित की गई थी जहां कभी राधा अपने बेटे के लिए आंसू बहाया करती थी। गांव के सभी लोग खामोशी से खड़े थे और उस पल का इंतजार कर रहे थे। ठाकुर बलवंत सिंह भी अपने परिवार के साथ पहली पंक्ति में खड़ा था। उसका पोता रोहन, जिसे आर्यन ने मौत के मुंह से निकाला था, आज पूरी तरह से स्वस्थ था और उसने आर्यन के लिए फूल पकड़ रखे थे।
आर्यन ने बहुत ही सम्मान और कांपते हुए हाथों से उस सफेद कपड़े को हटाया। कपड़े के हटते ही वहां राधा की एक बहुत ही खूबसूरत और जीवंत संगमरमर की मूर्ति प्रकट हुई। मूर्ति में राधा का वही मुस्कुराता हुआ चेहरा था और उसके हाथों में एक जलता हुआ दीपक था, जो अंधकार को मिटाने का प्रतीक था। मूर्ति को देखते ही पूरे भीड़ में एक गूंज उठी। लोग रोने लगे और दोनों हाथ जोड़कर उस महान मां को नमन करने लगे। यह दृश्य इतना भावुक था कि आसमान के देवता भी इस बलिदान को देखकर पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। आर्यन ने मूर्ति के चरणों में फूल चढ़ाए और वहीं जमीन पर माथा टेककर अपनी मां का आशीर्वाद लिया। उसने भारी आवाज में माइक पर बोलते हुए पूरे गांव को संबोधित किया। आर्यन ने कहा कि यह अस्पताल सिर्फ ईंट और सीमेंट की इमारत नहीं है, बल्कि यह उसकी मां का वह दिल है जो हमेशा इन गरीबों के लिए धड़कता रहेगा। उसने वादा किया कि इस अस्पताल में कभी भी किसी मरीज से इलाज का एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। यहां आने वाले हर इंसान का इलाज पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से किया जाएगा। आर्यन के शब्दों ने सभी गांव वालों के दिलों को गहराई तक छू लिया। ठाकुर बलवंत सिंह भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने मंच पर आकर पूरे गांव के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। ठाकुर ने कसम खाई कि वह अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ इस अस्पताल की सेवा और गांव की भलाई के लिए ही समर्पित कर देगा। आर्यन ने आगे बढ़कर ठाकुर को उठाया और उसे गले लगा लिया। पुरानी नफरत का अंत प्यार से हो गया था। उस दिन के बाद से राधा धर्मार्थ अस्पताल पूरे इलाके के लिए संजीवनी बूटी बन गया। आस पास के गांवों से भी गरीब मरीज यहां मुफ्त इलाज के लिए आने लगे। आर्यन सुबह से लेकर रात तक बिना थके मरीजों की सेवा में लगा रहता था। उसने अपने इस नए जीवन में इतनी शांति पा ली थी जो उसे दिल्ली की आलीशान जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती थी। मीरा ने आर्यन का पूरा साथ दिया और वह अस्पताल की प्रशासक बन गई। उन दोनों ने मिलकर राधा के महान सपने को एक बहुत ही खूबसूरत हकीकत में बदल दिया था। धीरे धीरे इस अस्पताल की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई कि शहर के बड़े बड़े डॉक्टर भी आर्यन के इस काम से प्रभावित होकर हफ्ते में एक दिन मुफ्त सेवा देने के लिए गांव आने लगे। अस्पताल में आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और हर तरह की खून जांचने की मशीनें लग गईं। आर्यन ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया था जो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गया था। सरकार ने भी आर्यन के इस उत्कृष्ट कार्य को पहचानते हुए उसे राज्य के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजने का फैसला किया। लेकिन आर्यन के लिए यह सम्मान कोई मायने नहीं रखता था। जब सरकारी अधिकारी आर्यन को वह बड़ा पुरस्कार देने के लिए गांव पहुंचे, तो आर्यन ने वह मेडल और प्रशस्ति पत्र अपनी मां की मूर्ति के चरणों में रख दिया। उसने अधिकारियों से कहा कि असली हकदार वह नहीं, बल्कि उसकी मां है जिसने अपनी जान देकर उसे इंसानियत का यह पाठ पढ़ाया था। आर्यन की यह बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें नम हो गईं। यह एक बेटे की अपनी मां के प्रति वह सच्ची और पवित्र श्रद्धांजलि थी जिसे सदियों तक इस धरती पर याद रखा जाने वाला था। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। कई साल बीत गए। आर्यन के बालों में सफेदी आने लगी थी, लेकिन मरीजों की सेवा करने का उसका जुनून आज भी वैसा ही था। रात के समय जब अस्पताल का सारा काम खत्म हो जाता था, तो आर्यन अक्सर अपनी मां की उस संगमरमर की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाता था। वह मूर्ति से बातें करता था और अपने दिन भर के काम का पूरा हिसाब अपनी मां को देता था। उसे ऐसा लगता था जैसे राधा आज भी उसी मूर्ति के अंदर से उसे देखकर मुस्कुरा रही है और उसके सिर पर अपना ममता भरा हाथ फेर रही है। ठाकुर बलवंत सिंह ने भी अपने पापों का पूरा हिसाब चुका दिया था। उसने अपनी आखिरी सांस उसी अस्पताल के एक वार्ड में ली और मरते समय उसके चेहरे पर बहुत शांति थी। उसे इस बात की तसल्ली थी कि वह अंत समय में एक अच्छा इंसान बनकर मर रहा है। गांव में अब कोई गरीब नहीं था जो बिना इलाज के तड़प कर मर जाए। ऊंच, नीच और अमीर, गरीब की जो एक बहुत बड़ी खाई इस गांव में मौजूद थी, वह आर्यन की एक छोटी सी पहल और राधा के महान बलिदान ने हमेशा
हमेशा के लिए पाट दी थी। कर्मा का सिद्धांत सबसे अटल और सच्चा होता है। जो कर्म हम करते हैं उसका फल हमें इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। आर्यन ने अपने अहंकार और लापरवाही का भयानक दंड अपनी मां को खोकर चुकाया था, लेकिन उसने अपने उसी पाप को अपनी निस्वार्थ सेवा से पुण्य में बदल दिया। राधा की जिंदगी भले ही एक टूटी फूटी झोपड़ी और दर्द में खत्म हुई हो, लेकिन उसकी मौत ने हजारों नई जिंदगियों को जन्म दिया। वह एक अनपढ़ महिला थी, लेकिन उसने पूरी दुनिया को इंसानियत और प्यार की सबसे बड़ी और कीमती शिक्षा दे दी थी। आज भी अगर कोई मुसाफिर किशनपुर गांव से गुजरता है तो वह राधा धर्मार्थ अस्पताल के बाहर रुककर उस महान मां की मूर्ति के सामने अपना सिर जरूर झुकाता है। आर्यन की कहानी हर मां बाप अपने बच्चों को बड़े ही फख्र के साथ सुनाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक डॉक्टर और उसकी बीमार मां की नहीं है, बल्कि यह कहानी है उस अमर प्रेम की जो मौत के बाद भी कभी नहीं मरता। यह कहानी है उस मिट्टी की जो खून से सींचने के बाद जीवन की सबसे खूबसूरत फसल पैदा करती है। यह कहानी हमेशा अमर रहेगी।